अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सना ऑडियो में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक लॉन्ग नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है कभी शाम ढले। चलिए चलते हैं नॉवेल की पहली एपिसोड की जानिब। गोल बरामदा तेज रोशनियों में बुक़ाए नूर बना हुआ था। जाने सिर्फ इसी हिस्से में इतनी लाइटिंग क्यों की गई थी, जबकि वहां कोई मौजूद भी नहीं था। ना ही बैठने की कोई चीज नजर आ रही थी जिससे पता चलता कि आइंदा लम्हों में कोई नशिस्त होगी। सारा इंतजाम तो लॉन में था, खुले आसमान तले। दूल्हा दुल्हन के लिए जो स्टेज बनाया गया था उस पर भी कोई छत नहीं थी। खासा पुरसुकून और ख्वाबनाक माहौल था। वो जिस वक्त लॉन में दाखिल हुआ, ज्यादातर मेहमान आ चुके थे। किसी शनासा चेहरे की तलाश में नजरें दौड़ाते हुए उसके कदमों की रफ्तार आप ही आप सुस्त हो गई। तभी उसे जफर की आवाज सुनाई दी जो उसे ही मुतवज्जा कर रहा था। अली, यहाँ आओ यार। उसने आवाज की सिमत गर्दन मोड़ी और जफर के साथ आबिद और असद को देखकर मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और बारी बारी तीनों से मुसाफा करके बैठा तो जफर पूछने लगा, अकेले आए हो और किसे लाता? वो बेला इरादा कह गया और असद की तरफ से शोक जुमलाया, क्यों, तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? दोस्तों के दरमियान ऐसी गुफ्तगू चल जाती है और कोई बुरा भी नहीं मनाता। और उसने भी बुरा तो नहीं माना, लेकिन उसके दिल पर चोट सी पड़ी थी। तभी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका और कस्तन अनसुनी करके इधर उधर देखते हुए पूछने लगा, आफताब आलम नजर नहीं आ रहा? तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? मुलाकात? अरे यार, हम तो दीदार को तरस रहे हैं, आबिद ने कहा तो असद ने फौरन कयास जाहिर किया। लगता है दुल्हन को अपने हाथों से संवार रहा है। यार अली, अब तू भी शादी कर ले। हम सब में एक तू ही कंवारा रह गया है। सफर ने उसका बाजू हिलाकर यूं कहा जैसे वो अभी हामी भर लेगा और वो अभी उसके सर पर सहरा सजा देगा। सफर ठीक कह रहा है अली, बताओ कब बुला रहे हो? जब चाहो आ जाओ। वो शायद समझा नहीं था। ऐसे नहीं यार, हम तुम्हारी शादी में आएंगे। सुनो, कोई चक्कर वक्कर भी चलाया है या नहीं? जफर ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करके राजदारी से पूछा, लेकिन वो समझा नहीं। कैसा चक्कर? शादी से पहले वाला, किसी लड़की के साथ। जफर ने मायनेखेज अंदाज में एक आंख बंद की तो वो कतरे झेप कर बोला, कहाँ यार, किसी ने लिफ्ट ही नहीं दी। क्या बात करते हो? 1 दर्जन नाम तो मैं गिनवा सकता हूँ यहीं बैठे बैठे। अच्छा बस, वो सामने देखो, आफताब आलम साहब तशरीफ ला रहे हैं। अली ने बरामदे की तरफ इशारा किया तो तीनों गर्दन मोड़कर उसी तरफ देखने लगे। एक तो वहां पहले ही तेज रोशनियां थीं, मजीद मूवी कैमरों की लाइटें। आफताब आलम अपनी दुल्हन को साथ लिए इसी तरफ आ रहा था। लॉन में उतरकर उसका रुख स्टेज की तरफ हो गया तो जफर और आबिद ने अपने चेहरे उसी तरफ मोड़ लिए, जबकि असद इसी तरह बैठा रहा। यहाँ तक कि जफर को टोकना पड़ा, असद मेरे भाई, दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठ चुके हैं। हैं? असद ने चौंक कर देखा, फिर कहने लगा, दूल्हा दुल्हन को कौन कम वक्त देख रहा था? फिर? सफर ने फिर कहते हुए बेख्तियार बरामदे की तरफ देखा और फिर बेख्तियार हंस पड़ा। वहां 5-6 लड़कियां बज़ाहिर गिरदोपेश से बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए आपस में मसरूफ गुफ्तगू थीं। सफर के हंसने पर आबिद ने पहले गर्दन मोड़ कर देखा और मामला समझते हुए उन दोनों को देखकर कहने लगा, मैं अभी तुम दोनों के इज़्ज़वाज को खबरदार करता हूँ। क्या क्या खबरदार करते हो? असद सटपटा गया। ये ही कि तुम मैविशों को घूर रहे हो। मैं अली के लिए देख रहा हूँ यार, देखो वो गुलाबी कपड़ों वाली अली के लिए कैसी रहेगी? असद ने बड़ी जल्दी बात बना ली, फिर उससे पूछने लगा, क्यों अली, ठीक है ना? क्या? अली अपनी ही किसी सोच में गुम था। चौंक कर देखने लगा तो जफर सर पीट कर बोला, ला हौल वला, तुम तो बड़े बदजौक हो यार। यानी अपनी नजरों के ऐन सामने दिलकश नजारे को छोड़कर कहीं और गुम हो। सफर की बात पर उसने बेख्तियार ऐन सामने देखा, फिर कस्तन मुस्कुरा कर बोला, नजारा तो वाकई दिलकश है और असद का ख्याल है वो गुलाबी कपड़ों वाली तुम्हारे लिए। शराब। उसने जफर की बात पूरी होने से पहले टोक दिया, फिर फौरन उठते हुए बोला, चलो आफताब आलम को सलामी दे आए। हाँ, उसे तो अब तौफीक होगी नहीं, लगता है गोंद लगाकर दुल्हन के साथ चिपका दिया गया है। तीनों अली की तकलीफ में खड़े होकर फिर लाइन से चलते हुए स्टेज पर पहुंचे तो आफताब आलम बजाय उनके इस्तकबाल को खड़े होने के टोकते हुए बोला, अरे अरे,
ये तुम लोग मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? औकात भूल गया है? असद ने आफताब की तरफ इशारा करते हुए आबिद से कहा तो वो बड़े आराम से बोला, अभी याद दिला देते हैं। नहीं प्लीज। वो असद और आबिद की सरगोशी सुनकर फौरन उनकी तरफ पलट कर बोला, इस वक्त कोई बदतमीजी नहीं होगी, इसने हमारी तौहीन की है। कोई तौहीन नहीं हुई, वो कहकर पलटा और दुल्हन को आदाब कहने के साथ जेब से छोटा सा पैकेट निकालकर उसे और सलामी का लिफाफा निकालकर आफताब आलम को थमाया। फिर बाकी दोस्तों को आगे बढ़ने का इशारा करके खुद स्टेज से उतर गया, क्योंकि समझ गया था कि वो तीनों आफताब आलम की खिंचाई जरूर करेंगे और ऐसे मौकों पर वो हमेशा कतरा जाता था। ये नहीं था कि वो दोस्तों की बेतकल्लुफी और उनकी महफिल को पसंद नहीं करता था। हकीकतन यही चंद लोग उसकी जिंदगी को सहारा दिए हुए थे। उनकी महफिल में आकर वो सब भूल जाता, खुद अपने आप को भी, और बिल्कुल उन्हीं जैसा हो जाता। लेकिन जहां उसे महसूस होता कि कोई बात शरारत और मजाक की हद से निकलकर बदतमीजी के जुमरे में शुमार होगी, वहां वो गैर महसूस तरीके से उनके दरमियान से निकल जाता था। अभी भी वो दोबारा अपनी जगह पर आ रहा था कि दरमियान में आफताब आलम के वालिद साहब ने रोक कर हाल अहवाल पूछना शुरू कर दिया। फिर करीब से गुजरती एक लड़की को पुकार कर उसका तारुफ कराते हुए बोले, ये अली है, आफताब का दोस्त। तुम्हारी पहले इससे मुलाकात हुई है? मुलाकात तो नहीं हुई, अलबत्ता जिक्र बहुत सुना है। लड़की ने उन्हें जवाब देकर फौरन उसे सलाम किया तो उसने जवाब देने के साथ कहा, आप गालिबन आफताब की सिस्टर हैं? गालिबन नहीं, यकीनन। आइए आपको आफताब भाई के पास ले चलूं। मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ और अब मुझे इजाजत दीजिए। उसने कहा तो आफताब के वालिद फौरन बोले, नहीं बेटा, पहले खाना और उसके बाद म्यूजिक का प्रोग्राम भी है, उसमें भी आपको जरूर शामिल होना है। आफताब की बहन ने कहा तो वो खामोश हो रहा। जब फारीना सूटकेस उठाए गेट से अंदर दाखिल हुई, उसी वक्त बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था और हर सू तारीकी फैल गई। और गो के ये घर और उसके रास्ते उसके लिए अजनबी नहीं थे। वो यहीं पैदा हुई थी, यहीं परवान चढ़ी थी, यहाँ की रोशनियों और अंधेरों दोनों से मानूस थी। फिर भी इस पल अचानक तारीकी ने उसके कदम रोक लिए थे। चंद लम्हे वहीं रुककर उसने अतराफ में देखने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे कदम उठाती कॉरिडोर तक आई तो उसे अंधेरा बहुत गनीमत लगने लगा। अंधेरे की ये खुसूसियत होती है कि वो बहुत सी बातें, बहुत से राज अपने अंदर छुपा लेता है। और वो कोई राज तो नहीं थी, लेकिन शायद कुछ राज रखना चाहती थी, जब ये अंधेरे की ममनून थी। और वो दिल ही दिल में उसके कायम रहने की आरज़ू करती हुई कॉरिडोर से आगे लाउंज में दाखिल हुई तो आगे उसकी मम्मा माचिस की तीली जलाए गालिबन मोमबत्ती तलाश कर रही थीं। मम्मा, उसने पुकारा तो बेख्तियार उसकी तरफ पलटते हुए उनके हाथ में माचिस की तीली बुझ गई। फिर मुकम्मल अंधेरा था। वो मम्मा को और मम्मा उसे नहीं देख सकती थीं। मम्मा, उसने फिर पुकारा था। फारीना, फारीना तुम आई हो? कहाँ हो बेटा? मम्मा दोनों बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ना ही चाहती थी कि वो आकर उनके सीने से लग गई। कैसी हो बेटा? इस लाइट को भी अभी जाना था और पता नहीं मोमबत्ती कहाँ है। मम्मा अपना बोले चली गईं। डैडी कहाँ हैं? फारीना ने उनसे अलग होकर पूछा। अपने कमरे में। और ये खावर और सनी कहाँ रह गए? मम्मी ने जवाब के साथ उससे पूछा। लाइए माचिस मुझे दें, मैं मोमबत्ती देखती हूँ। वो उनकी बात का फौरन जवाब नहीं देना चाहती थी, जब ये अनसुनी कर गई और उनके हाथ से माचिस लेकर तीली जलाई तो उसी वक्त लाइट भी आ गई। शुक्र। मम्मा ने उसका चेहरा देखा, फिर उसके पीछे देखते हुए पूछने लगी, किसके साथ आई हो बेटा? अकेली। उसने जलती हुई तीली को फूंक मारकर बुझा दिया। अकेली? मम्मा ने ताज्जुब के इजहार के साथ वॉल क्लॉक पर नजर डाली तो वो चीख कर बोली, क्यों? मैं अकेली नहीं आ सकती। आ सकती हो बेटा, लेकिन इतनी रात? कितनी रात? अभी 12 ही तो बजे हैं। और अगर आपको मेरा इस वक्त आना बुरा लगा है तो। अरे नहीं बेटा, मैं तो ये कह रही हूँ कि खावर क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? मम्मा ने उसे पुचकारते हुए कहा। क्या जरूरी है कि हर वक्त खावर का दुमछल्ला मेरे साथ लगा रहे? वो मजीद तेज होकर बोली। बेटा, वो तुम्हारा शौहर है। मम्मा ने मजीद नरमी अख्तियार की और शायद यही उनकी कमजोरी थी। शौहर, उसने नफरत से सर झटका। अच्छा, सनी को क्यों नहीं लाई? मम्मा उसके मिजाज से वाकिफ थी, जब ये बात बदल गई। वो अपने बाप के पास खुश था। उसने कहकर अपना सूटकेस उठाया तो मम्मा सूटकेस देखकर मजीद परेशान हो गई।
मैं कुछ दिन रहने के इरादे से आई हूँ, आपको इस पर कोई एतराज तो नहीं? वो उनकी तशवीश समझकर फौरन बोली थी। नहीं बेटा, एतराज क्यों होगा, तुम्हारा अपना घर है, सनी को भी ले आती तो कुछ दिन रौनक रहती। मामा ने कहा तो वो अनसुनी करके बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अपने डैडी से तो मिल लो। सुबह मिल लूंगी, और अब प्लीज ये मत कहिएगा कि अली से भी मिल लो, उसने रूखे अंदाज में कहा। अली तो अभी नहीं आया, मामा खुद कलामी के अंदाज में बोली थी। कहाँ गया है, उसने बिला इरादा पूछा था। बता रहा था किसी दोस्त की शादी है, वही होगा। कहीं भी हो, वो बेनियासी से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई तो उसको पीछे से देखते हुए मामा सोच में पड़ गईं। उन्हें इस लड़की की समझ नहीं आती थी, और इस वक्त उसका अकेले आना तो उन्हें बुरी तरह खल रहा था। गो के खावर की तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन रात के 12 बजे मामा की परेशानी फितरी थी, लेकिन वो इस वक्त डैडी को भी परेशान करना नहीं चाहती थी। इसलिए कुछ देर वहीं रुककर उन्होंने खुद पर काबू पाया, फिर सुबह खावर को फोन करने का सोचती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अली ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। 12 बज चुके थे और उसे जाने की कोई जल्दी तो नहीं थी। चची जान से भी वो कह कर आया था कि उसे देर हो सकती है, फिर भी अचानक उसका दिल उचाट हो गया। जबकि जफर वगैरह सब इत्मीनान से बैठे थे, उसने जाने की बात की तो सभी उसके पीछे पड़ गए। तुम्हारे कौन से बाल बच्चे इंतजार में होंगे, आराम से बैठे रहो, असल प्रोग्राम तो अब शुरू हुआ है। और उसे असल प्रोग्राम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी जब एक नौजवान गुलकार ने हम तुम होंगे बादल होगा गाना शुरू किया तो वो आप ही आप मुतवज्जा हो गया। लड़के की आवाज भी अच्छी थी। वसल की शब और इतनी काली। वसल की शब, यार वसल की शब काली नहीं हो सकती। असद को इख्तिलाफ हुआ और उसने फौरन इजहार किया तो जफर को उसका बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़कर टोका, उसकी काली होगी ना, तू चुप कर। अली किसी तरह अपनी बेसाख्ता हंसी नहीं रोक सका था। तुम क्यों हंस रहे हो? असद ने उसे घूरा तो उसने होंठ भींचकर नफी में सर हिलाया, फिर फौरन उठते हुए बोला, मैं चलता हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। कुछ देर रुको। नहीं, 1 बज रहा है। उसने घड़ी जफर की आंखों के सामने की, फिर उसके मजीद इसरार से पहले सबको खुदा हाफिज कहता हुआ बाहर निकल आया। सड़कों पर दिन वाली अफरा तफरी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा भी नहीं था। वो 15 मिनट में घर पहुंच गया। गेट पर चौकीदार मौजूद था। उसके हॉर्न बजाने से पहले ही उसने पूरा गेट खोल दिया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके उसने अपने कमरे में जाने के लिए इस ख्याल से कि किसी की नींद खराब ना हो, ड्राइंग रूम का रास्ता अख्तियार किया और बहुत एहतियात से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो पहले ही मरहले पर ठिठक कर रुक गया। सामने सोफे में धंसी हुई फारीना अहमद फोन पर जाने किससे लड़ रही थी। अगर दरवाजा खुलने की आवाज ना हुई होती तो शायद उसकी आमद से वो बेखबर ही रहती, और काश ऐसा होता तो वो खामोशी से निकल जाता। लेकिन वो देख चुकी थी और देखने का अंदाज बहुत सरसरी था, बस बेध्यानी की एक नजर। शायद उसका सारा ध्यान दूसरी तरफ की बात सुनने में था। वो बहरहाल शशोपंज में पड़ गया कि आया चुपचाप निकल जाए या उसके फारिग होने का इंतजार करे, और अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि वो फोन रख कर यूं बैठ गई जैसे सारी गुफ्तगू को असर नौ सोच रही हो। तब उसने जरा सा खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और उसके देखने पर बोला, कैसी हैं आप? फारीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका देखने का अंदाज जाहिर कर रहा था कि उसका जहन कहीं और है। कब आई? वो फिर बोला, मेरा मतलब मैं शाम में जब घर से निकला था तो उस वक्त तो उसे खामोश हो जाना पड़ा, क्योंकि उधर अंदाज हनूस वही था। तब अपने आप में खजालत महसूस करता हुआ वो अपने कमरे में आ गया। उस लड़की की आमद पर इतनी खामोशी तो कभी नहीं होती। वो कपड़े बदलने से सोने तक बस यही सोचता रहा। फिर अचानक उसका जहन बहुत पीछे भटक गया। जब अम्मा का इंतकाल हुआ उस वक्त वो 11-12 साल का था और 6ठी क्लास में पढ़ रहा था। अहमद उससे 3 साल छोटा था और अब्बा ने अम्मा के इंतकाल के फौरन बाद दूसरी शादी नहीं की थी, शायद इसलिए कि दोनों बच्चे अपने हाथ पांव वाले थे। यानी अगर बहुत समझदार नहीं तो बहुत नासमझ भी नहीं थे। अपने काम खुद करते थे। बस एक रोटी का मसला था और बुनियादी मसला तो यही है, बाकी मसाइल तो उसके साथ जुड़े हैं। बहरहाल 3 साल अब्बा खन चक्कर बने रहे और उनका ख्याल था जैसे तैसे वक्त कट जाएगा। लेकिन अजीज रिश्तेदारों ने उन पर बहुत जोर दिया कि घर में औरत का वजूद जरूरी है।
उस वक्त वो कुछ और बड़ा हो गया था और उसे लोगों का अब्बा को शादी पर जोर देना बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। उस वक्त भी चुपचाप देखता रहा जब कुछ अजीजों के साथ जाकर अब्बा एक औरत को घर ले आए थे और सबसे पहले उसे मुखातिब करके कहा था, अली, ये तेरी अम्मा है। उसने देखा वो अम्मा नहीं थी, लेकिन उनकी जगह ने उस औरत को तखलीक से पहले ही अम्मा का दर्जा दे दिया था और उस अम्मा के साथ वो सिर्फ 2 दिन रह सका। उसके बाद चचा जान उसे अपने साथ ले आए थे। 2 दिनों में शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो कितना ज़हीन बच्चा है। अगर उसे बेहतर तालीम के मौके मैसर हो जाएं, तो वो बहुत तरक्की करेगा। यही बात अब्बा को समझाकर चचा जान उसे अपने साथ ले आए थे। जाने इसमें उनकी अपनी कोई गर्ज पोशीदा थी या सिर्फ मोहब्बत, वो भी नहीं समझ सका। जब वो चचा जान के साथ उनके घर में दाखिल हुआ तो खासा सहमा हुआ था। खौफजदा अपने खौल में बंद और फारीना ने उसे देखते ही एक सांस में इतने सवाल किए कि वो हैरान होकर उसे देखता रह गया। डैडी, ये कौन है? कहाँ से आया है? इसका नाम क्या है? और चचा जान ने खुद बताने के बजाय उसे देखकर कहा था, तुम बताओ बेटा। मेरा नाम मोहम्मद अली है, वो कदरे झिझक कर बोला था। मोहम्मद अली बॉक्सर? तुम अमेरिका से आए हो? फारीना ने बराह रास्त उसे मुखातिब करके कहा तो चचा जान ने अपनी बेटी की बेसाख्तगी और जहानत पर कहकहा लगाया था। और ये नहीं था कि उसके पास जवाब नहीं था, वो हर बात का जवाब दे सकता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कहाँ बोलना है और कहाँ खामोश रहना है, जब ही ज्यादातर खामोश रहता था। फिर चचा जान ने उसे फारीना ही के स्कूल में दाखिल करवा दिया। फारीना उससे 4 साल जूनियर थी। जब चचा जान ने उससे कहा कि वो अली का ख्याल रखे तो उसे ये बात बहुत अजीब सी लगी थी और यहाँ वो फौरन बोला था, फारीना छोटी है चचा जान, मैं इसका ख्याल रखूंगा। उसकी बात पर चची जान बहुत खुश हुई थी। फिर जब वो उस घर में एडजस्ट हो गया, फारीना की तरह उसका भी अलग कमरा था। अच्छे स्कूल में अच्छे दोस्तों का साथ था। घर में चची जान भी उसे खास अहमियत देने लगी थी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो अपने खौल से बाहर निकलने लगा था। अजनबियत का एहसास भी मिट गया और वो इसी घर को अपना घर समझने लगा। बस एक अहमद था जिसका ख्याल आने पर वो परेशान हो जाता था कि पता नहीं वो स्कूल जाता होगा कि नहीं, क्योंकि वो शुरू ही से स्कूल और पढ़ाई के नाम से भागता था। वो कभी नरमी और कभी सख्ती से उसे समझाता और रोजाना जबरदस्ती अपने साथ स्कूल लेकर जाता था। अब वो वहां नहीं था तो पता नहीं अब्बा उसे स्कूल भेजते थे कि नहीं। वो अक्सर यही सोचकर परेशान होता था। उसके अलावा और कोई बात ऐसी नहीं थी जिसका ख्याल उसे परेशान करता। जब उसने मैट्रिक कर लिया तब कुछ दिनों के लिए नवाबशाह गया था तो उस घर में जुबैदा और हमीदा का इजाफा हो गया था। उस वक्त अम्मा ने उसकी आमद पर किसी खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि सिरे से उसे अहमियत ही नहीं दी थी। अजीब रूखा फीका सा अंदाज था जिसे उसने शिद्दत से महसूस किया। फिर भी उस औरत के खिलाफ वो कोई बात दिल में नहीं ला सका था, क्योंकि जानता था कि वो अम्मा नहीं है, अम्मा की जगह आई है। और चंद दिनों में उसने देखा था कि उसका रवैया अहमद के साथ ठीक नहीं था। फिर भी वो अहमद को समझा रहा था कि वो तहम्मुल से काम ले और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। लेकिन अहमद उस औरत से बहुत मुतनफ्फिर हो चुका था। उसके साथ बदज़बानी कर जाता, जिस पर कई बार उसे सुनाकर कहा जाता, चाचा को बस एक ही नजर आया था, दूसरे को भी साथ ले जाते, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये मुहावरा वो दिन में कई बार बोलती थी और शायद जिद्दी भी हो गई थी कि हर काम अहमद से कहती और उसके इनकार पर ही मुहावरा बोलती, जिस पर अहमद को तैश आ जाता तो फट कर कहता, तेरे बाप का खाता हूँ क्या, और उसके बाद घर से निकल जाता। ये उसके लिए नई परेशानी थी। वापस आकर भी उसका ध्यान अहमद ही की तरफ रहता था। उसे डर था कि इन हालात में अहमद पढ़ सकेगा और ना कोई काम कर सकेगा। अब्बा इस सारे मामले से बिल्कुल अलग थे। यूं भी सुबह के गए रात में लौटते थे और शायद उन्हें पता भी नहीं था कि सारा दिन घर में क्या होता है। अगर मालूम होता तब भी क्या कर सकते थे। इधर वो सोच सोच कर परेशान रहता और कुछ देर को ही सही उसे इन परेशानियों से निकालने वाली एक ही हस्ती थी और वो थी फारीना। बज़ाहिर लापरवाही जब उसके पास पढ़ने बैठती और हाथों के प्याले में चेहरा रख कर बगौर उसे देखकर पूछती थी, तुम इतने चुप चुप क्यों हो, बताओ ना। जब तक तुम बताओगे नहीं मैं पढ़ूंगी नहीं। तब वो उसे अहमद के बारे में बताता तो वो फौरन कहती, उसे भी यहीं ले आओ ना, हमारे साथ रहेगा,
मैं डैडी से कहूंगी कि नहीं नहीं फारीना, तुम कभी चचा जान से ऐसा नहीं कहना। वो लाख इस घर को अपना घर समझे, अंदर कहीं ये एहसास मौजूद था कि ये उसका घर नहीं है। उसने जब ही फारीना को न सिर्फ टोका बल्कि उससे वादा भी लिया था कि वो अहमद को यहाँ लाने की बात नहीं करेगी। जाहिर है चचा जान उसे अपनी खुशी से लाए थे, इसका ये मतलब तो नहीं था कि उसके घर भर की जिम्मेदारी उठा ले। बहरहाल फारीना से कह सुनकर किसी हद तक उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता था, और उस वक्त से जब वो लड़की बड़े खुलूस से उसके दुख शेयर करती थी, उसे बहुत अपनी अपनी लगने लगी थी। हकीकतन उसकी चमकती आंखें और खिलती मुस्कुराहटें उसे हौसला देती थीं। और फिर गुजरते वक्त ने यूं करवट बदली कि वो अपनी लगने वाली उस लड़की को सिर्फ अपना समझने लगा, और उसे अपना बनाने में बज़ाहिर कोई रुकावट भी नहीं थी, बल्कि यूं कहना चाहिए था जैसे चचा जान और चची जान इसी इंतजार में हो कि वो तालीम से फारिग होकर बिजनेस में चचा जान का हाथ बटाने के काबिल हो जाए तो फारीना के साथ उसकी शादी कर दें। गोया उसकी मंजिल बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल वाज़ेह। जब ही अपनी तरफ से वो बेहद मुतमईन था, कभी भूले से भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी हो सकती है। चचा जान मेहरबान तो चची जान उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली। फारीना का अपना अंदाज था, कोई तकल्लुफ कोई झिझक नहीं थी, हर बात बरमला कह देती थी। उसके बाद उसने कभी अपने जज्बों का इजहार नहीं किया। एक तो उसके मिजाज में ठहराव था, और दूसरे वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी गैर अख्तियारी हरकत से भी किसी के एतमाद को ठेस पहुंचे। फिर उसे ये भी यकीन था कि दूसरी तरफ आग बराबर लगी हुई है। इसके बाद जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत की आंख में चोली खेली जाए, इसलिए बहुत मोहतात सा रहता था, ज्यादा अपनी तालीम पर तवज्जो देता, क्योंकि उसे चचा जान की उम्मीदों पर पूरा उतरना था। और फिर वो अपने घर को भी नहीं भूला था। वक्त के साथ बढ़ती हुई महंगाई ने उसके घर में बहुत मसाइल कर दिए थे। अब्बा की मामूली आमदनी में गुजारा मुश्किल था। अहमद ने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया था। वो शुरू ही से पढ़ाई से भागता था, इसलिए वो उसके मजीद ना पढ़ने का इल्जाम किसी को नहीं दे सका। एक बार वो अपने आवारा दोस्तों के साथ उसे कराची में नजर आया था, बस वहीं उसने उसे पकड़ लिया। जब नहीं पढ़ना तो कोई काम करो, उसने बहुत सख्त लहजे में कहा था। मुझे कोई काम नहीं आता। अहमद का उज़र उसने कबूल नहीं किया और उसी वक्त उसे ले जाकर एक गैराज में खड़ा कर दिया था। यहाँ काम सीखो, जब तुम्हारे हाथ में हुनर आ जाएगा तब मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, कम से कम अपनी जिंदगी तो बना लो। और फिर वक्तन फवक्तन वो उसे देखने जरूर जाता था कि कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं गया, और अब्बा को उसने इत्मीनान दिला दिया था कि वो अहमद की फिक्र न करें। फिर कितना वक्त गुजर गया। वो तालीम से फारिग होकर चचा जान का बाजू बना। उस वक्त फारीना बीए में पढ़ रही थी, वैसी ही लाओबाली और लापरवाही। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि अब फारीना के पास उसके लिए कम वक्त होता था। वो ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी। सुबह जब वो चचा जान के साथ ऑफिस जाने लगता तो फारीना कॉलेज जाने के लिए उनके साथ होती थी, और पहले तो वो कुछ ख्याल नहीं करती थी, यानी सबके सामने बराह रास्त उसे मुखातिब करती थी। और अब पता नहीं क्या हुआ था, तमाम रास्ते बिल्कुल लाताल्लुक सी शीशे से बाहर देखती रहती, और जब कॉलेज के सामने उतरती तब भी खुदा हाफिज कहे बगैर चली जाती, वरना पहले चचा जान को बार बार टोकना पड़ता था और वो शीशे के साथ लगी पता नहीं क्या क्या बोले जाती थी। आखिर में उससे कहती, अली डैडी को याद दिला देना, ठीक 1 बजे मुझे गाड़ी भिजवा दें। अगर गाड़ी नहीं आई तो मैं तुमसे पूछूंगी। वो चचा जान का ख्याल करके सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा करता था, और अब शाम में भी वो नजर नहीं आती थी। उसने चची जान से उसके बारे में पूछा तो नहीं था, लेकिन उनकी बातों से पता चलता था कि वो अपने कमरे में मौजूद है, और फिर रात के खाने पर नजर आती थी। एक रोज उसने टोक दिया, कहाँ रहती हो फारीना सारा वक्त? घर में ही होती हूँ, वो बेनियाजी से बोली थी। नजर तो नहीं आती। अचानक उसके लहजे में जज्बों की शिद्दतें सिमट आई थीं। फारीना ने चौंक कर उसे देखा, फिर पूछा था, क्या जो सामने होता है वही नजर आता है? इस बार वो चौंका था। क्या मतलब? मतलब ये अली कि मुझे वो भी नजर आता है जो सामने नहीं होता। फिर खिलखिलाकर हंसी थी। तुम नहीं समझोगे, तुम समझा दो। ये समझाने की नहीं, अपने आप समझने की बात है, वो कहते हुए अपने कमरे में चली गई थी, और तब अपने आप उसकी समझ में आ गया कि वो सामने नहीं थी, फिर भी यहाँ वहाँ
हर तरफ वो उसे ही देख रहा था। उसके होंठ आप ही आप मुस्कुराने लगे थे। बहुत खूबसूरत, बड़ा खुशगवार एहसास मिला था और वो उससे निकलना नहीं चाहता था, बल्कि ऐसी कोई बात और हो जो उसे मजीद जिला बख्शे। यही सोचकर अगले रोज वो चचा जान से सरदर्द का बहाना करके शाम से बहुत पहले ही ऑफिस से लौट आया और सीधा उसके कमरे में जा रहा था कि दरवाजे पे ही रुक गया, क्योंकि अंदर से चची जान की आवाज आ रही थी। उसने पलट कर लाउंज की तरफ देखा कि वहां जा बैठे तभी समातों से अपना नाम टकराया। चची जान कह रही थी, अली से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे डैडी का भी यही ख्याल है कि अली तुम्हारे लिए निहायत मौजू है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। डैडी का ख्याल ठीक है, उनके एहसानों के बोझ तले दब कर मुझे खुश रखना अली की मजबूरी होगी और मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। ये फारीना थी, वो लाओबाली सी लड़की कितनी गहराई से बातें कर रही थी, जबकि वो सन्नाटे में आ गया था। मुझे अपनी और अली को अपनी जिंदगी गुजारने दें, हम एक साथ कभी नहीं रह सकते। मुझे ख्वामखा का एहसास बरतरी और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। नहीं मम्मा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन बेटा, मेरा तो ये ख्याल था कि तुम दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। चची जान ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसे पसंद भी करती हूँ। ठीक है, वो मेरा कजन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इससे ज्यादा सुनने का हौसला अली में नहीं था। बहुत शिकस्ता कदमों से अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके उसने खुद को तन्हा कर लिया था। और फिर ये बात यही खत्म नहीं हो गई थी। गालिबन चची जान और चचा जान ने फारीना की बातों को कोई अहमियत नहीं दी। उनके ख्याल में वो नादान थी। जब ही चचा जान ने उससे कहा था कि वो फारीना की और उसकी शादी करना चाहते हैं, और जब उसका ख्याल मालूम किया तो वो बहुत सोच कर बोला था, आप मुझसे पूछे बिना जो चाहे फैसला कर लें चचा जान, मैं कभी इख्तिलाफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का ये फैसला तुम्हारी मर्जी से होगा। मेरी मर्जी? वो किस बुरी तरह टूटा था, किस सारे अख्तियार हासिल करके भी बेइख्तियार था, और फारीना की खुशी की खातिर बहुत कोशिश से बस एक लफ्ज कह सका था, नहीं। उसके बाद वो चाहता था कि वो लड़की उसे अपना दोस्त, अपना हमनवा बनाकर अपनी जिंदगी में आने वाले नए मोड़ को उस पर आश्कार करे, लेकिन वो अपने आप उससे दूर होती चली गई। और शायद ये एक फितरी सी बात थी, लेकिन उसे बहुत शिद्दत से महसूस हुई थी और वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता, लेकिन दिल नहीं लगता था। यहाँ तक कि वो ब्याह कर खावर के साथ इस घर से रुखसत हो गई। फिर भी वो अपने आप को नहीं समझा सका था, और ये कोई इतना आसान नहीं था। उसकी मोहब्बत 2-4 दिन की नहीं, बरसों पर मुहित थी, और काश वो उससे इजहार करता, लेकिन शायद तब भी वो उसे कबूल न करती, क्योंकि उसने अपने आप ये समझ लिया था कि उसके बाप के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ वो एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स है, और उसे खुश रखना उसकी मजबूरी होगी। नहीं फारीना अहमद, उसने कर्ब से आंखें बंद की थीं। सुबह नाश्ते की टेबल पर चचा जान थे न चची जान, और चचा जान की गैर मौजूदगी तो अब कोई गैर मामूली बात नहीं रही थी, क्योंकि जब से बिजनेस में वो उनका बाजू बना था वो खासे पुरसुकून हो गए थे। अलबत्ता चची जान की गैर मौजूदगी पर उसे तशवीश हुई कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। परवीन चाय रखने आई तो उसे रोककर पूछने लगा, सुनो, बेगम साहिबा के कमरे में बेड टी पहुंचाई थी? जी, बेगम साहिबा कह रही थी नाश्ता देर से करेंगी। अच्छा। उसने एक लम्हे तवक्कुफ किया, मान फारीना का ख्याल आने पर पूछने लगा, और फारीना बीबी को चाय पहुंचा दी? मैं चाय लेकर गई थी साहब, लेकिन वो उठी नहीं, अभी तक सो रही हैं, और बड़े साहब ने उन्हें उठाने को मना किया है। परवीन का जवाब सुनकर वो खामोश हो गया। उसे जाने का इशारा किया, फिर नाश्ता करने के साथ साथ अखबार की सुर्खियों पर नजरें दौड़ाता गया। यहाँ से फारिग होकर उठा तो चचा जान के कमरे का रुख किया, और दस्तक के बाद अंदर दाखिल हुआ तो चची जान कंबल में बैठी नजर आईं। चची जान, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने फौरन पूछा। मैं जानती थी तुम यही समझोगे, फिक्र की कोई बात नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चची जान जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली थी। फिर आपने नाश्ते को क्यों मना किया? वो उनकी मुस्कुराहट में उलझ कर बोला। मना तो नहीं किया, बस अभी दिल नहीं चाह रहा, उन्होंने कहा। उसका दिल चाहा कि फारीना के बारे में पूछ कर कहे कि अगर वो उसके उठने का इंतजार कर रही है तो वो बहुत देर से उठेगी,
लेकिन अपनी ख्वाहिश दबा कर वो फौरन चचा जान की तरफ मुतवज्जा हो गया और उन्हें ऑफिस जाने का बताकर कमरे से निकल आया। रात बड़े दिनों बाद उसने फारीना को देखा था और अभी चची जान ने उसका कोई जिक्र ही नहीं किया था, जिस पर वो सारा दिन उलझा रहा। जैसे रात सोने से पहले फारीना की खामोश आमद पर उलझा रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो जब भी आती एक ख्वामखा सा हंगामा अपने साथ लाती थी, और अब चची जान की खामोशी भी मायने खेज थी। वो चाहता भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकता था, ना ही सर झटक कर मुझे क्या कह सकता था। ऑफिस से वापसी पर चचा जान उसके साथ थे। वो बहुत कोशिश से उनसे बस इतना पूछ सका, फारीना कब आई? रात ही आई है। चचा जान का जवाब काफी था, लेकिन वो शायद चाह रहा था कि उसका जिक्र निकला है तो उसी की बात होती रहे। लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। तब चचा जान को घर छोड़कर वो बाहर ही से सफर की तरफ निकल गया, जहां से उसकी वापसी रात में हुई। खाना खाकर आया था, लेकिन चची जान को अपने इंतजार में देखकर जहां शर्मिंदा हुआ, वहां खाना ना खाने का झूठ भी बोलना पड़ा, क्योंकि वो कह रही थी, सुबह तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं किया, सोचा अब खाना तुम्हारे साथ खाऊंगी। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई, उसने नदामत के साथ माजरत की। चलो अब मजीद देर नहीं, जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो कर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। चची जान ये कहती हुई ड्राइंग रूम में चली गई और नाचार उसे मुंह हाथ धोकर उनके पीछे आना पड़ा। गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी, लेकिन झूठ निभाना था। तब खिलाफ आदत वो उन्हें आफताब आलम की शादी का अहवाल सुनाने लगा। उसी तरह बातों में पता नहीं चला कि उसने खाने के नाम पर बस 2 निवाले ही लिए थे। अलबत्ता चाय पीने का उसका जबरदस्त मूड था। चची जान के पूछने से पहले ही उसने परवीन को पुकार कर चाय का कह दिया। फिर नैपकिन से हाथ साफ कर रहा था कि फारीना दरवाजे तक आकर बोली, मामा, मैं जरा शुमाइला के पास आ रही हूँ। इस वक्त चची जान ने कहा, लेकिन वो अपनी बात कहकर वापस पलट गई थी। गोया मकसद महज इत्तला देना था। फिर बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर चची जान गहरी सांस खींच कर रह गई। तभी परवीन चाय लेकर आ गई तो वो ट्रे अपनी तरफ खींचते हुए बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछने लगा, फारीना अकेली आई है? खावर नहीं आया उसके साथ? नहीं, चची जान आसरता नजर आने लगी। और बच्चा? टी पॉट में चम्मच चलाते हुए उसने सवालिया नजरों से चची जान को देखा तो वो तासुब से बोली, उसे भी छोड़ आई है। छोड़ आई है? वो समझा नहीं। हाँ, कुछ ठीक से बता नहीं रही, बस इतना कहा है कि खावर ने उसे तलाक दे दी है। तलाक? वो एकदम सन्नाटे में आ गया था। वो सन्नाटे में था और उसका पूरा वजूद भी सुन हो गया था। इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया है, पता नहीं क्या चाहती है, ठीक से बताए तो क्या बात हुई है? बस कह दिया तलाक हो गई। चची जान की आवाज जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही थी। उसने बहुत धीरे धीरे से उन पर से नजरें हटाई और ट्रे में कप सीधे करके उनमें चाय डालने लगा। सहन बिल्कुल माऊफ था, कोई सोच नहीं थी और दिल जैसे किसी अलमिये पर सहमा हुआ था। चाय का कप चची जान के सामने रखते हुए उसने उन पर नजर डाली और उन्हें आंसू पोंछते देखकर उसे शदीद झटका लगा। बेख्तियार उनके हाथ थाम लिए। वो उसकी माँ नहीं थी, माँ जैसी भी नहीं थी। बहुत फर्क था उसकी माँ और उनमें, फिर भी वो उनके साथ माँ जैसी ही अकीदत रखता था। हौसला रखें चची जान, कुछ नहीं हुआ होगा। आप जानती तो हैं, फारीना यूं ही किसी बात पर छकड़ कर चली आई होगी और देखिएगा कुछ दिन बाद कहेगी कि मैं वापस जा रही हूँ। उसने चची जान के साथ गालिबन खुद को भी फरेब दिया था। फिर पूछने लगा, आपने खावर से राब्ता किया? रात तुम्हारे चचा जान ने बहुत कोशिश की और मैं भी दिन में ट्राई करती रही हूँ, लेकिन उससे राब्ता नहीं हुआ। चची जान ने बताते हुए मायूसी से सर हिलाया तो वो कुछ सोच कर बोला, फिक्र ना करें, वो खुद राब्ता करेगा। लीजिए चाय, लेकिन ये तो ठंडी हो गई। उसने उनका ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन वो रुकते हुए बोली, तुम पियो तो परवीन से कहकर और बनवा लो। उसके साथ ही वो कमरे से निकल गईं, उसके लिए लामतना ही सोचों के दर खोलकर। वो कभी हैरान होता, कभी परेशान, बहुत चाहा सर झटक कर कहे मुझे क्या, लेकिन इस घर से उसका रिश्ता मुझे क्या वाला नहीं था। सिर्फ फारीना की कजदाइयों को सोचकर बाकी मोहब्बतें नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी, और उसे तो फारीना से भी गिला नहीं था। अपनी तमाम तर बेनियाजियों के बावजूद वो उसके लिए रोजे अव्वल की तरह थी। बहुत पहले जब वो हंसना भूल गया था, या शायद उसे खुशी का मफहूम ही मालूम नहीं था, सबसे पहले दिल को जो खुशी हासिल हुई थी
वो उसकी नहीं, फारीना की खुशी थी, और उस वक्त से वो उसके लिए इतनी अहम हो गई थी कि वो अपने सारे एहसासात उसे दान कर बैठा था। वो खुश तो ये भी खुश, वो उदास तो उसका दिल भी उदास। अब उसके अलमिये पर वो कैसे सर झटक सकता था? चची जान से तो उसने कह दिया था कि कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अब उसका अपना दिल नहीं मान रहा था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, और वो असल बात बता क्यों नहीं रही। कितनी देर वो वहीं बैठा बस यही सोचता रहा, फिर भी उठने का इरादा कर रहा था कि चची जान दरवाजे पर आकर बोली, सुनो अली। जी। वो चौंकने के साथ ही बिला इरादा उठ खड़ा हुआ। तुम फारीना से पूछो, चची जान ने कहा तो उसने हैरान होकर अपनी तरफ इशारा किया। मैं? हाँ, शायद तुम्हें असल बात बता दे। जी, मैं कोशिश करूंगा, वो यही कह सका, फिर चची जान के पीछे चलता हुआ अपने कमरे की तरफ मुड़ गया था। वो यूं ही बेमकसद टहलने के साथ कुछ सोचने की कोशिश भी कर रही थी। कोशिश यूं कि किसी एक बात पर उसका जहन ठहर नहीं रहा था। कभी खावर, कभी बच्चे सनी की तरफ ध्यान चला जाता, फिर अचानक खुद में उलझने लगती। पता नहीं ये अच्छा हुआ या बुरा। उसे अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अलमिये पर रोए या इत्मीनान से सो जाए। कितनी देर वो मुतज़ाद सोचों में घिरी छिंछलाती रही, फिर लाइट ऑफ करके चाहा कि सो जाए, लेकिन जानती थी कि ऐसी हालत में उसे नींद नहीं आएगी जब तक वो ये तय कर लेती कि आया उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा। और खुद उसका जहन रिलैक्स न था, इसलिए वो डैडी के पास चली आई। आप सो तो नहीं रहे डैडी? उसने ये कहते हुए मम्मा को भी देखा तो वो जल्दी से बोली, नहीं, आओ आओ बेटा आओ। डैडी उठकर बैठ गए तो वो उनके पास आ बैठी। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? डैडी ने नरमी से पूछा। नहीं, उसके अंदर की बेबसी लहजे में दराई थी। सनी याद आ रहा है? मम्मा ने पूछा तो वो झंझला गई। नहीं, मुझे कोई याद नहीं आ रहा। रिलैक्स बेटा रिलैक्स, डैडी ने मम्मा को खामोश रहने का इशारा करते हुए उससे कहा तो वो अपनी झंझलाहट पर काबू पाकर पूछने लगी, मैंने यहाँ आकर अच्छा किया ना डैडी? मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, जब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा कि तुम्हारा खावर से क्या झगड़ा था। डैडी ने कहा तो वो फौरन बोली, कोई झगड़ा नहीं था। क्या मतलब? डैडी ने हैरान होकर बिला इरादा मम्मा की तरफ देखा तो वो भी हैरान थी। मैं आपको क्या बताऊं, बस उसकी कुछ बातों कुछ आदतों से तंग आ गई थी। वो अंदर ही अंदर अपने आप में उलझ रही थी। मसलन? मम्मा डैडी दोनों के चेहरे पर सवाल या निशान थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, बस ये कि वो ड्रिंक करने लगा था। मैंने बहुत रोका, और जब मैंने कहा कि अगर ड्रिंक नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो, और उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन बेटा, इन 2 सालों में तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। मेरा मतलब है कि मुझे ना सही तो मम्मा को बता देती। डैडी ने कहा तो वो मायूसी से बोली, आप कुछ नहीं कर सकते थे। हम कुछ कर सकते थे या नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था। अपने आप तुमने सोच लिया और फैसला भी कर लिया, और सनी को भी उसके पास छोड़ आई। मासूम बच्चा कैसे रहेगा तुम्हारे बगैर? मम्मा ने कहा। नहीं रहेगा तो उसका बाप छोड़ जाएगा उसे यहाँ। वो ये कहकर उठ खड़ी हुई। और अगर नहीं छोड़ गया तो तुम रह लोगी उसके बगैर? पता नहीं। वो मजीद सवाल जवाब से बचने की खातिर कमरे से निकल आई, लेकिन उसके अंदर अच्छा हुआ या बुरा का सवाल अभी भी मौजूद था, और जब तक वो किसी नतीजे पर न पहुंच जाती सो नहीं सकती थी। इसलिए अपने कमरे में जाने के बजाय वो सहन में आ बैठी। रात गहरी हो रही थी, जब ही हर सू खामोशी का राज था। वो अगर गौर करती तो उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई देती, लेकिन उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था। हल्की सी आहट पर वो चौंकी थी, और गर्दन मोड़ी तो अली को देखकर वो बिला इरादा उठ खड़ी हुई। फिर फौरन जाने लगी थी कि अली ने पुकार लिया, फारीना। वो रुककर सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो अफसोस से बोला, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। क्या? क्या हुआ मेरे साथ? वो यकसर अनजान बन गई, जिससे वो वाकई सटपटा गया। वो चची जान ने बताया है कि आप और खावर के दरमियान अलहदगी, वो इतना ही कह सका, और वो अचानक बेफर गई। हाँ, हो गई है अलहदगी, और उसमें तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है जो तुम्हें अफसोस हो रहा है? नुकसान किसी का भी हो, मुझे वाकई अफसोस है। अली कहकर जाने लगा कि वो पीछे से पुकार कर बोली, सुनो अली, तुमने फॉर्मेलिटी निभाई, उसका शुक्रिया। फॉर्मेलिटी? वो जाते जाते पलट आया था। सिर्फ फॉर्मेलिटी?
تمہارے خیال میں مجھے افسوس نہیں ہوا؟ یہ صرف تمہارا نہیں، اس گھر کا المیہ ہے، اور اس گھر کے ہر دکھ سکھ میں میں برابر کا شریک ہوں۔ لیکن مجھے تو کوئی دکھ نہیں۔ وہ اس کی بات پر برہم ہو کر اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے بولی۔ واقعی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، مجھے نہ دکھ ہے نہ پچھتاوا۔ وہ یہ کہہ کر اس کے قریب سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے راستہ روک لیا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے، خاور تو تمہاری پسند تھا نہیں، ابھی بھی ہے، اور اب تمہیں اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ نہیں علی، تمہیں میرے کسی معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ قدرے سختی سے کہہ کر اس کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ وہ فارینہ کی باتوں سے ہرٹ ہوا تھا۔ جانے کیوں وہ لڑکی اس سے دشمنی باندھ بیٹھی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ اس کے لیے اچھا ہی سوچتا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے اور اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر رہی تھی، جس پر وہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکا، بس اپنے آپ کھڑ رہا تھا۔ اگلے روز اسے آفس کے کام سے اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ جب سے چچا جان کو اٹیک ہوا تھا، تب سے باہر کی ساری ذمہ داریاں انہوں نے اس پر ڈال دی تھیں، اور اس نے بخوشی یہ ذمہ داریاں قبول کی تھی، اپنا فرض جان کر، کیونکہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے چچا جان ہی تھے۔ اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہ آتے تو آج وہ کہیں مزدوری کر رہا ہوتا اپنے باپ کی طرح، اور شاید وہی ٹھیک ہوتا۔ اس نے کھڑکی سے دکھ کی چادر اوڑھے اسلام آباد کا نظارہ کرتے ہوئے سوچا۔ اسے اسلام آباد میں 4 دن لگ گئے، اور گو کہ وہ زیادہ تر مصروف ہی رہا تھا۔ پھر بھی جہاں ذرا سی فراغت ملی، وہ فارینہ کو سوچنے سے باز نہیں رہ سکا۔ حقیقتاً اسے اس کے المیے پر بہت دکھ ہوا تھا، اور وہ یہ بھی سوچتا رہا کہ کاش فارینہ نے غلط بیانی کی ہو، اور جب وہ واپس جائے تو وہ اپنے گھر جا چکی ہو، اور واپس آیا تھا کہ اسی وقت چچی جان اس کے پاس چلی آئیں۔ فارینہ کہاں ہے؟ وہ بے اختیار ہو کر پوچھ بیٹھا۔ وہ اسی خیال میں اپنے آپ میں جسپس ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، چچی جان کہنے لگی۔ میری خاور سے بات ہوئی ہے، اس نے طلاق کی تصدیق کر دی ہے، لیکن اس نے کوئی سبب نہیں بتایا۔ اب سبب جان کر کیا کرنا ہے چچی جان؟ کون سا تلافی ہو جائے گی؟ اس نے کہا تو چچی جان آنکھ بھر کر رہ گئیں۔ اچھا، میں ذرا شاور لے لوں۔ اس کے پاس تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے، جب ہی فوراً واش روم کا رخ کیا تھا۔ پھر اگلے چند دنوں میں اس نے دیکھا کہ فارینہ بولائی پھر رہی تھی۔ جانے اپنے ساتھ ہونے والے المیے کو اس نے اب محسوس کیا تھا؟ کوئی پچھتاوا یا پھر بچے کے لیے بے قراری؟ سارا وقت ادھر سے ادھر چکر لگاتی نظر آتی، آہٹوں پر چونکتی، اور فون کی بیل پر بھاگ کر ریسیور اٹھاتی تھی۔ وہ اس کی بے قراریوں کو شدت سے محسوس کرتا اور پھر خود بھی بے قرار ہو جاتا۔ بارہا سوچا اس سے پوچھے کہ اسے کس کا انتظار ہے، یا اگر بچے کے لیے تڑپتی ہے تو وہ کس تدبیر سے بچے کو لا سکتا ہے، لیکن اپنی سوچ پر عمل نہیں کر سکا، کیونکہ جانتا تھا اس کے پوچھنے پر وہ اطمینان سے کہے گی کہ اسے کسی کا انتظار نہیں، اور نہ ہی وہ بچے کے لیے بے قرار ہے، اور وہ اپنا ساموں لے کر رہ جائے گا۔ ان دنوں وہ اپنی دیگر سرگرمیوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ صبح آفس، شام میں سیدھا گھر، حالانکہ ایسی کوئی خوش فہمی بھی نہیں تھی کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسا تعلق تو اس نے کبھی قائم نہیں کیا تھا، اور جو تعلق تھا اس کے بیچ بھی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ پھر آفس سے نکلتے ہی وہ گھر کی راہ لیتا۔ اس روز سارے دوستوں نے بیچ راہ میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ کیوں شہزادے، کہاں ہو؟ ارے آفتاب عالم کی شادی سے ایسے غائب ہوئے کہ میں سمجھا غیرت آ گئی۔ سب ایک دوسرے کی بات اچک اچک کر اس پر حملہ آور ہو گئے۔ جلدی بول، کہاں ملی؟ کیسی ہے؟ سفر کو یقین تھا کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں ہے۔ کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، آخر یار دوست کس دن کام آئیں گے؟ وہ ایک ایک کی شکل دیکھتا رہا۔ بالآخر سب خاموش ہو کر ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ میر ظفر نے اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر گاڑی سے باہر کھینچ لیا تو وہ احتجاج کرتے ہوئے بولا، کیا کرتے ہو یار، کم از کم راستے کا تو خیال کرو۔ تو شرافت کی زبان نہیں سمجھتا، سیدھے بتا کیا چکر ہے، اتنے دنوں سے کہاں غائب ہے؟ یہ بات تم آرام سے بھی پوچھ سکتے ہو، اور مجھے بولنے کا موقع دو تو بتاؤں۔ وہ اپنا کالر چھڑا کر بولا، چلو اب ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں، شروع ہو جاؤ۔ اسد نے شاہانہ انداز میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تو وہ سوچ کر کہنے لگا، پہلے اسلام آباد گیا ہوا تھا، پھر گھر میں کچھ مہمان آ گئے، اور آج کل چچا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آفس سے سیدھا گھر ہی جاتا ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ عابد نے مشکوک نظروں سے دیکھا تو وہ برا مان کر بولا، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ پھر فوراً بات بدل گیا، اور ہاں، آفتاب عالم کہاں ہے؟ ابھی تک ہنی مون سے نہیں لوٹا؟ لوٹ آیا ہے کمبخت،
सफर ने कहा तो वो हैरान होकर बोला, खैरियत, क्या हुआ? बस अब उस उल्लू के पट्टे पर इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, हमारी बिरादरी से निकल गया वो। जफर अपने आप तिलमिलाए जा रहा था। उसने असद को देखा तो वो कहने लगा, एक दिन गए थे हम आफ्ताब आलम के यहाँ, उसकी बीवी ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो बेसाख्ता हंस पड़ा, जिस पर जफर मजीद तब कर बोला, किसी दिन आफ्ताब आलम अकेला मिल गया ना तो देखना, वो हुलिया बिगाड़ूंगा कि बीवी पहचानने से इनकार कर देगी। यार, अब सब तुम्हारी तरह खुशनसीब तो नहीं होते। उसने जफर को बीवी के मामले में खुशनसीब कहकर उसका गुस्सा कम करने की कोशिश की, फिर घड़ी देख कर बोला, अच्छा फिर किसी दिन फुर्सत से तुम्हारी तरफ आऊंगा, अब इजाजत दो। मेरा ख्याल है कि तुम पर भी हमें इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। एक ही बार पढ़ना। वो ये कहकर तेज कदमों से अपनी गाड़ी में आ बैठा, फिर उन सबको हाथ हिलाते हुए गाड़ी स्पीड पर छोड़ दी। फारीना कोई बहुत मुख्तलिफ किस्म की लड़की नहीं थी, ना ही उसके जज्बात और एहसासात दूसरों से मुख्तलिफ थे। हर एक की तरह अपनी मनपसंद चीज मिल जाने पर खुश और मिजाज के खिलाफ बात होने पर नाराज होती थी। अगर उसकी सिर्फ खूबियां देखी जाती तो वो बहुत अच्छी लड़की थी। यूं भी कुदरत ने उसे बड़ी फराखदिली से बहुत खूबसूरत सांचे में ढाला था कि पहली गैर इरादी नजर के बाद बंदा बेख्तियार उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता था। और उसी तरह उसमें कुछ खामियां भी थीं जो आसानी से नजरअंदाज की जा सकती थीं, सिवाय एक बात के कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करती थी, ना ही नादिम होती। उसके बरक्स गलत को सही बात करने पर तुल जाती थी और अभी भी वो यही करना चाहती थी, यानी खावर से अलहदगी के फैसले को सही साबित करना चाहती थी। लेकिन जाने क्या बात थी कि उसके खिलाफ बोलना तो दूर, वो सोचने से भी गुरेज कर रही थी। और ये उसकी शऊरी कोशिश थी, जिसमें कभी वो कामयाब हो जाती और कभी बुरी तरह नाकाम। बहरहाल उसे यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए थे और हैरत अंगेज बात ये थी कि वो पहले तो फैसला ही नहीं कर पाई कि आया उसके साथ जो हुआ वो सही है या गलत। इब्तिदाई चंद दिन वो इसी में उलझी रही, फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि उसके अंदर मलाल घर करने लगा। साथ बेचैनी और बेकरारी थी, और इधर दिनों से तो उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। किसी वक्त जरा देर को आंख लगती तो फिर चौंक कर उठ बैठती, फिर सुबह के करीब कहीं जाकर नींद यूं मेहरबान होती कि फिर दोपहर तक वो बेखबर सोई रहती। उस वक्त दिन का 1 बजा था और वो अभी सोकर उठी थी तो हस्बे आदत पहले शावर लिया, फिर परवीन को चाय का कहकर वापस पलटी थी कि उसकी दोस्त शुमाइला आ गई। अरे इतनी सुबह! वो क्योंकि खुद भी अभी उठी थी, जब ही उसके हिसाब से इतनी सुबह थी। सुबह? ये सुबह है? शुमाइला ने हैरत से टोका तो वो बेनियाजी से बोली, मेरे हिसाब से तो सुबह ही है। क्यों, रात भर जागती रही हो क्या? शुमाइला ने बैठते हुए पूछा। हाँ बस, पता नहीं क्यों रात भर नींद नहीं आई, उसने कहा तो शुमाइला ने उसका हाथ खींचकर अपने साथ बैठा लिया, फिर मायनेखेज अंदाज में पूछने लगी, क्या वाकई तुम्हें नहीं पता? क्या मतलब? वो जाने समझी नहीं या कस्तन अनजान बनी थी। मतलब अपना घर बार छोड़ आई और बड़ी बात सनी को। क्या तुम्हें सनी याद नहीं आता? शुमाइला ने कहा तो वो जज्बाती होकर कहने लगी, आता है, लेकिन मैं उसके लिए फिक्रमंद नहीं हूँ, क्योंकि उसकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है और वो ज्यादा उसी से मानूस है। वो तो ठीक है कि वो गवर्नेंस से मानूस है, लेकिन तुम, मेरा मतलब है तुमने कैसे दिल पर पत्थर रख लिया? फिर क्या करूं? वो अचानक बेबस नजर आने लगी। उसे अपने पास ले आओ, शुमाइला ने कहा और उसके खामोश रहने पर पूछने लगी, लाना चाहती हो सनी को? पता नहीं शुमाइला, मैं क्या चाहती हूँ, यकीन करो मैं खुद नहीं समझ पा रही। वो अपने आप में उलझने लगी थी। रिलैक्स यार, शायद तुम बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। शुमाइला ने उसका हाथ थपका तो वो गहरी सांस खींच कर बोली, सोच ही तो नहीं पा रही। अच्छा, अभी तुम कोई टेंशन नहीं लो, और ये तुम सारा वक्त कमरे में क्यों बंद पड़ी रहती हो? कुछ अंकल आंटी का ख्याल करो, कितने परेशान हैं वो तुम्हारे लिए। शुमाइला ने उसे संभालने की कोशिश की तो वो यकदम बिफर गई। क्यों क्यों परेशान है वो? मेरे साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई? पता नहीं हमारे माँ बाप बेटी को रुखसत करके ये क्यों सोच लेते हैं कि अब वो मर कर ही वहां से आएगी। फारीना, शुमाइला हैरान और कुछ परेशान भी हो गई थी। मैं गलत नहीं कह रही, हमारे यहाँ यही सोचा जाता है, और अगर बेटी तलाक लेकर घर आ जाए तो फिर ये समझ लिया जाता है कि उस पर जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए हैं।
वो बहुत तनफ्फुर से बोल रही थी। हाँ, लेकिन तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो, शुमाइला ने कहा तो वो हनूज उसी अंदाज में बोली। क्या गलत समझी हूँ? अंकल आंटी तुम्हारे लिए इस वजह से परेशान हैं कि तुम अपना ख्याल नहीं रख रही। वो बेचारे तो खुद ही चाहते हैं कि तुम इस अलमिये को खुद पर तारी मत करो। वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। शुमाइला ने कहा तो वो फौरन बोली, खुश तो मैं हूँ, कहने से कुछ नहीं होता, तुम्हें साबित करना पड़ेगा। क्या करूं? नाचूं, गाऊं, कहे लगाऊं? मत करो ये सब, लेकिन खुद को अलग थलग भी मत करो। अगर तुम खुद को हक बजानिब समझती हो और खुश भी हो तो फिर मुंह क्यों छुपा रही हो? शुमाइला भी शायद उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। मैं क्यों और किससे मुंह छुपाऊंगी? क्या जुर्म किया है मैंने? गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। कोई एक जुर्म हो तो बताऊं? शुमाइला का अंदाज खुद कलामी का सा था, जिसे सुनकर वो मजीद भड़क गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तो मैंने जराइम गिनवाए नहीं और तुम आपे से बाहर हो गई। जब सुनोगी तो क्या हाल होगा? मेरा ख्याल है तुम तो मुझे शूट कर दोगी। ना बाबा, मैं जा रही हूँ। शुमाइला ये कहते हुए उठ खड़ी हुई तो वो उसका हाथ खींचकर बोली, तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले मेरे जराइम गिनवाओ। कम ऑन यार, मैं मजाक कर रही थी। शुमाइला हंस पड़ी। नहीं, ये मजाक नहीं था, बताओ वरना। उसके धमकी आमेज अंदाज पर शुमाइला कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर एकदम संजीदा होकर कहने लगी, तुम्हारा पहला जुर्म खावर से शादी। फिर इस तमाम अरसे में तुमने अंकल आंटी को अपने हालात से बेखबर रखा। मजीद उनके इल्म में लाए बगैर तुमने उससे अलहदगी का फैसला भी कर लिया और फिर सनी को भी छोड़कर आ गई। वो आंखों की पुतलियां सुकेड़े शुमाइला को देखे गई, बोली, कुछ नहीं। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। शुमाइला ने कहा तो वो उसका हाथ झटक कर बोली, सुनो, ये ना तो मेरे जराइम है, ना गलतियां, और ना ही मुझे कोई पछतावा है, समझी तुम? शुमाइला कंधे उचका कर रह गई। शाम ढल चुकी थी। जब वो घर आया तो चची जान और फारीना दोनों नहीं थी। उसने लाउंज में रुककर परवीन को पुकारा तो वो भागी आई। जी साहब, चची जान कहाँ हैं? उसने सिर्फ चची जान की बाबत पूछा। वो जी फारीना बीबी के साथ गई हैं, परवीन ने बताया तो उसने बिला इरादा पूछ लिया, कहाँ? पता नहीं जी। परवीन ने लाइलमी का इजहार किया तो उसने फौरन उसे जाने का इशारा कर दिया, फिर खुद चचा जान के कमरे में आ गया और गो के वो इस घर के फट की तरह था। फिर भी जाने क्यों चचा जान उससे घरेलू उमूर पर बात करते हुए बहुत एहतियात से काम लेते थे, जिससे वो खुद इतना मोहतात हो गया था कि खुद से कोई बात नहीं छेड़ता था। अलबत्ता चची जान उसे हर मामले में शरीक करती थी। उस वक्त भी वो चचा जान से कुछ बिजनेस पॉइंट डिस्कस करके उठ गया। उसे भूख लग रही थी, फिर भी चची जान के इंतजार को तरजीह देकर लाउंज में आकर बैठा ही था कि फोन की बेल बजने लगी। बादल नाख्वास्ता अपनी जगह से उठकर उसने रिसीवर कान से लगाते हुए हेलो कहा ही था कि दूसरी तरफ से पूछा गया, फारीना है? बस एक पल की बेध्यानी, उसके बाद फौरन ठिठक गया क्योंकि वो खावर की आवाज पहचान चुका था। फिर भी कुछ देर रुक कर अनजान बनकर पूछने लगा, जी आप कौन? खावर, प्लीज फारीना को बुला दे। उसके ठिठाई से नाम बताने पर वो कुछ चकरा सा गया क्योंकि खावर ने गलत बयानी नहीं की थी, इसलिए वो भी साफ गोई से बोला, फारीना इस वक्त घर पर नहीं है। कहाँ है? आई डोंट नो। अच्छा, वो आए तो उससे कहिएगा कि मैं रात 10 बजे के बाद फोन करूंगा। ओके। उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। फिर भी वो कितनी देर तक रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। कुछ गुमसुम सा अंदाज था, जबकि जहन में मुख्तलिफ सोचें कटमट हो रही थीं। जब परवीन ने आकर खाना लगाने का पूछा तब उसने रिसीवर क्रडल पर रखा और उसे देखकर पूछने लगा, चची जान आ गई? नहीं साहब, वो कह गई थी कि आपके खाने का ख्याल रखूं। इसका मतलब है वो देर से आएंगी। उसने खुद कलामी के बाद परवीन से खाना लगाने का कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर खाना भी उसने शिकस्ता जहन के साथ खाया। उसके बाद अपने कमरे में आकर भी वो मुसलसल उलझा रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। जब ताल्लुक खत्म हो गया है फिर खावर ने यहाँ फोन क्यों किया और पूछा भी फारीना का? अपने तौर पर वो कोई नतीजा नहीं निकाल सका और न ही ये तय कर पाया कि आया उसे फोन का तस्करा चची जान के सामने करना चाहिए या नहीं। फिर वो चाय का कहने अपने कमरे से निकल कर आया तो फारीना को लाउंज की तरफ जाते देखकर बिला इरादा ही उसे पुकार लिया, सुने फारीना। वो रुक कर उजलत भरे अंदाज में उसे देखने लगी तो उसका दिल चाहा कहते, कुछ नहीं,
लेकिन फिर उसी का अंदाज अख्तियार किया। खावर का फोन आया था, कह रहे थे 10 बजे के बाद फिर फोन करेंगे। वो बहुत उजलत में बताकर फौरन पलटकर अपने कमरे में आ गया, लेकिन फिर उसे खुद अफसोस होने लगा कि कम से कम उसके तासुरात तो देख लेता। दोबारा जाने में अपनी पोजीशन खराब होने का अंदेशा था, इसलिए दिल महसूस कर रह गया। काश फारीना उसके साथ और कोई नहीं तो एक दोस्ती का रिश्ता इस्तवार रखती और उस नाते अपने सारे दुख सुख उससे कहती। लेकिन उसने तो एकदम ही अपने आप को समेट लिया था। हालांकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, न तक कलामी, बल्कि वो तो हमेशा से उसकी हर बात बिला चूं चरा मान लिया करता था। फिर ये फासले और फासलों का जिम्मेदार वो उसे ही ठहराता था। इंसान जब किसी को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगता है, खुद अपनी जात से बढ़कर, तो फिर शऊरी या लाशऊरी तौर पर सारे सूदो ज़िया उसके खाते में डालता जाता है, क्योंकि अपने बारे में यकीन होता है कि हमने कभी उसके लिए गलत सोचा ना चाहा। जो किया उसकी खुशी की खातिर, यूं अपना दामन साफ नजर आता है। अभी भी वो सारे इल्जाम उसके सर पर रख रहा था। घड़ी पर नजर पड़ी, 10 बजने वाले थे और उसका फितरी तजस्सुस जाग उठा कि आया फारीना खावर का फोन रिसीव करती है या नहीं। यही देखने के लिए वो अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आया और बज़ाहिर टीवी ऑन करके बैठ गया। कुछ देर बाद आहट पर उसने देखा कि फारीना फोन तक आई, फिर पलटकर अपने कमरे में चली गई। वो समझ गया उसके सामने बात नहीं करना चाहती, फिर भी वहीं जमकर बैठा रहा। हालांकि ये इंतहाई आमियाना सी हरकत थी, लेकिन उसे कुछ जिद सी हो गई और वो 11 बजे तक इंतजार करता रहा। फिर नींद गालिब आने लगी तो उठकर टीवी का बटन ऑफ किया और खावर का फोन न आने का सबब सोचता हुआ लाउंज से निकल रहा था कि फोन का प्लग फर्श पर देखकर पहले ठिठका, फिर सारा मामला समझते हुए जहां अपने आप में नदामत महसूस हुई, वहां थोड़ा इत्मीनान भी था। फिर आगे बढ़कर प्लग लगाया और जैसे ही पलटा, फोन की बेल बजने लगी। गोया दूसरी तरफ से मुसलसल ट्राई की जा रही थी। वो बहरहाल शशोपंच में पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। गलती उसकी अपनी थी। फोन की मुसलसल बजती बेल से घबराकर आखिर उसने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से खावर को जैसे फारीना के होने का यकीन था। जब ही छूटते बोला, फारीना कितनी देर से? फारीना नहीं है। उसने खावर की बात पूरी नहीं होने दी और उसकी आवाज पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर खावर संभल कर बोला, आप शायद अली हैं? जी। उस वक्त भी मेरी आपसे बात हुई थी? जी। वो खासा पुरसुकून होकर कस्तन मुख्तसरन जवाब दे रहा था। फिर आपने फारीना तक मेरा मैसेज नहीं पहुंचाया? खावर ने फिर पूछा तो वो नागवारी छुपा कर बोला, आपका मैसेज मैंने उन्हें दे दिया था। तो प्लीज उसे बुला दें। खावर ने फौरन कहा, सॉरी इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि वो सो चुकी हैं। इसका मतलब है? खावर का अंदाज सोचने वाला गालिबन कहना चाहता था कि उसका मतलब है वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर रुक कर बोला, ओके, मैं फिर फोन कर लूंगा। 1 मिनट। वो उसे सिलसिला मुनक़ता करने से रोक कर पूछने लगा, आपको फारीना से क्या कहना है? जो भी कहना है उसी से कहूंगा, क्योंकि आप मेरी बात तो उस तक पहुंचा सकते हैं, जज्बात नहीं। उसके साथ ही खावर ने फोन बंद कर दिया और उसे लगा जाने या अनजाने में खावर ने उसका और उसके जज्बों का मजाक उड़ाया हो। आप मेरी बात तो उस तक पहुंचा सकते हैं, जज्बात नहीं। वो अपने कमरे में आकर लेटा तो कितनी ही देर तक उसकी बाज़गश्त उसे सुनाई देती रही। फिर जैसे दरो दीवार उस पर हंसने लगे। इतना कमजोर तो नहीं था वो, पहले ही इतनी जुर्रत रखता था कि फारीना के मुकाबिल खड़ा होकर इजहार कर सके, लेकिन उसकी खुशी की खातिर अपने जज्बों को जबान नहीं दी थी। वो फिर अपना दामन बचा रहा था उसकी खुशी की खातिर। ये नहीं था कि फारीना ने अली की मौजूदगी के बायस फोन का प्लग निकाला था, बल्कि हकीकतन वो खावर से बात नहीं करना चाहती थी। जब अली ने उसे खावर के फोन का बताया तो बस एक लम्हे को वो ठिठकी थी, फिर उसके अंदर गुस्सा और तनफ्फुर ऊद कर आया था। अगर उस वक्त अली उसके सामने खड़ा रहता तो वो उससे लड़ती कि उसने क्यों खावर का फोन अटेंड किया, और अगर कर ही लिया था तो फिर उसे क्यों बताया। लेकिन अली की किस्मत अच्छी थी जो वो फौरन वहां से हट गया था और वो अपने आप तिल मिलाती रही। फिर इस गुस्से में वो फोन का प्लग निकाल आई। उसके बाद उसने चाहा कि सो जाए, लेकिन नींद आके नहीं दी। करवटें बदल बदल कर बदन दुखने लगा था। आखिर उसने बिस्तर छोड़ दिया और खिड़की के पास आ खड़ी हुई। वस्त नवंबर की कतरे खुश्क रात थी। किसी किसी वक्त नर्म हवा उसके चेहरे को छू कर गुजरती तो उसके अंदर तक ठंडक उतर आती
और उसका जहन जो खावर के फोन की वजह से बुरी तरह चटक रहा था वो भी धीरे धीरे पुरसुकून होने लगा। तो फिर अचानक वो नए अंदाज से सोचने लगी थी, खावर ने फोन क्यों किया था? अब क्या कहना है उसे? कहीं सनी तो उसे परेशान नहीं कर रहा? हाँ, शायद यही बात होगी। सनी मुझे मिस कर रहा होगा। मैं मालूम करती हूँ। वो अचानक बच्चे के लिए बेचैन हो गई। फिर उसने ये ख्याल भी नहीं किया कि इस वक्त रात के 3 बजे हैं और उसी वक्त खावर को फोन कर डाला। दूसरी तरफ मुसलसल बैल जा रही थी। फिर कितनी देर बाद खावर की नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। हेलो खावर, मैं हूँ फारीना, उसने कहा तो खावर जैसे यकलख पूरी तरह बेदार होकर उठ बैठा था। हाँ फारीना, मैं रात कितनी देर तक? सनी कैसा है? उसने खावर की बात पूरी नहीं होने दी। ठीक है। खावर जैसे ढीला पड़ गया था। मुझे मिस करता है? हाँ, और उससे ज्यादा मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, खावर ने कहा तो फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। सुनो फारीना, तुम भी मुझे मिस कर रही हो ना? खावर ने उसकी खामोशी महसूस करके पूछा तो वो यकदम सख्ती से बोली, नहीं। झूठ मत बोलो फारीना, मेरी मोहब्बत ऐसी बूढ़ी नहीं थी जो चंद दिनों में भुला दी जाए। वो उसे गिरफ्त में लेने का फन जानता था और वो वाकई उलझ गई। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, उस दिन मैं होश में नहीं था और ऐसे आलम में मेरे मुंह से जो कुछ भी निकला उसकी कोई अहमियत नहीं है। तुम वापस आ जाओ। क्या? उसने बमुश्किल अपनी चीख को रोका था। मैं ठीक कह रहा हूँ फारीना, हमारा नाता कच्चे धागे जैसा नहीं था। हम मजबूत डोरी से बंधे थे जिसे मजीद मजबूत बनाने वाला सनी है और सनी को हम दोनों की जरूरत है। हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसने कोशिश से रूठा अंदाज अख्तियार किया तो वो जोर देकर बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, मैं होश में नहीं था। मैं तो होश में थी और मैंने तुम्हारा हर लफ्ज सुना था, जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती किसी ताल्लुक की। और अब तुम मुझे फोन मत करना। उसने ये कहकर फोन रखना चाहा था कि वो मिन्नत से बोला, नहीं फारीना प्लीज, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और हाँ, तुम सनी को मेरे पास भेज दो। नहीं, मैं सनी को नहीं भेज सकता। क्यों? मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। ये तो मुमकिन नहीं है। उसने ये कहकर फौरन फोन बंद कर दिया और अपने कमरे तक आई थी कि फोन की बेल बजने लगी, लेकिन वो नहीं पलटी और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर फारीना को मौजूद देखकर वो कुछ हैरान हुआ था और फिर जब उसकी आंखों में सुर्खी देखी तो ठिठक गया और सोचने से बाज भी न रह सका कि जाने ये रत जगह की लाली है या वो रात भर रोती रही है। और ये दोनों बातें ही उसके लिए परेशान कुन थीं। ये उसके साथ बड़ा अलमिया था कि वो उसके मामले में कहीं भी मुझे क्या कहकर बेनियाज नहीं हो सकता था, जबकि वो सिर्फ उससे ही नहीं हर तरफ से बेनियाज नजर आ रही थी और नाश्ते में यूं मसरूफ थी जैसे टेबल पर उसके अलावा और कोई मौजूद ही नहीं। अलबत्ता उसके चेहरे पर किसी सोच की परछाई वाज़ेह नजर आ रही थी। फारीना, अचानक चचेजान के पुकारने पर वो यूं चौंका जैसे उन्होंने उसे मुखातिब किया हो। जी चचेजान। अरे, तुम्हारा नाम फारीना कब से हो गया? फारीना ने बराह रास्त उसे देखकर कहा तो वो सटपटा गया। सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। तुम क्या सोच रहे थे? चचेजान अब उससे मुखातिब हो गए। वो ऑफिशियल मामलात, वो फौरन यही कह सका। कोई प्रॉब्लम है? नो, नो प्रॉब्लम, वो कहकर उठ खड़ा हुआ तो चचीजान ने टोका, बेटा नाश्ता तो कर लो। बस कर लिया। चचेजान, मैं चलूं? हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, आप आराम करें, एक दो जरूरी फाइलें हैं, वो मैं यही ले आऊंगा, उसने कहा और चचेजान के इस बात में सर हिलाने पर खुदा हाफिज कहा। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। पता नहीं खावर फारीना से बात करने में कामयाब हुआ कि नहीं, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चला और शायद चचीजान बिल्कुल ही बेखबर थी, वरना उससे जरूर जिक्र करती। उन दिनों एक तो ऑफिस में कुछ उलझने पैदा हो गई थी, दूसरे नवाबशाह से अब्बा का बुलावे पर बुलावा आ रहा था। मजीद चचाजान बीमार पड़ गए, जिससे ऑफिस में उसकी मसरूफियात बढ़ गईं और वो नवाबशाह जाने के लिए एक दिन भी नहीं निकाल पा रहा था। ऑफिस का काम अगर मामूल के मुताबिक चल रहा होता तो वो मैनेजर पर छोड़ सकता था, लेकिन अब मजबूरी थी। जब तक चचाजान ठीक होकर ऑफिस जाने के काबिल ना हो जाएं, वो कहीं नहीं जा सकता था। अब्बा को उसने खत लिखकर हालात से आगाह करने के साथ साथ कुछ दिन बाद आने को कहा, तो खत मिलते ही अब्बा खुद चले आए।
अब्बा हस्ब साबिक सीधे ऑफिस आए थे क्योंकि उन्हें घर ढूंढने में बहुत दुश्वारी होती थी। एक ही जैसी सड़कें और लाइन से बने बंगले वो हमेशा भूल जाते और कितनी मर्तबा ख्वार हुए थे। आखिर उसने ही उन्हें ऑफिस का रास्ता दिखाया था कि जब आना हो यहीं आ जाएं। यहाँ से वो उन्हें अपने साथ घर ले जाता। उस वक्त वो ऑफिस में बहुत टेंशन में था। जब ही अब्बा को देखकर बजाय खुश होने के बिगड़ गया। क्या जरूरत थी आपको आने की? मैंने लिखा था कि फारिग होते ही आऊंगा। अब्बा बेचारे सीधे साधे देहाती पहले ही सूटेड बूटेड बेटे की अफसरी से मरूब थे। उसके गुस्से से डर गए। मैं तेरे चाचा का हाल पूछने आया था। और मुझे किस सिलसिले में बुला रहे थे? तू घर चलकर आराम से बैठेगा तब बताऊंगा, अब्बा ने कहा तो वो गहरी सांस खींचकर बोला। अच्छा अभी तो आप आराम से बैठ जाएं। उसने दीवार के साथ रखे सोफे की तरफ इशारा किया, फिर इंटरकॉम पर उनके लिए खाने का कहकर अपने काम में मसरूफ हो गया। फिर कितनी देर बाद उसने सर उठाकर देखा, अब्बा सोफे की बैक पर सर टिकाए सो रहे थे। हाथ से फिसल कर लाठी उनके कंधे से जा लगी थी। फूल से अटे चेहरे पर मुसाफितों की थकान से ज्यादा तफक्कुरात की लकीरें थीं। और उनके बाद अपने आप को देखते हुए वो अचानक बेपनाह नदामतों में घिरा तो फौरन कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और आकर उनके पैरों के पास घुटने टेक कर बैठा। फिर उनके घुटनों पर हाथ रखकर धीरे से पुकारा, अब्बा। हाँ बच्चा, अब्बा नींद में बोल पड़े। चलें, आपको घर छोड़ाऊं चाचा जान के पास, वहीं आराम से सोइएगा, उसने कहा और उन्हें साथ लेकर उसी वक्त घर आ गया। उसका इरादा अब्बा को घर छोड़कर फौरन वापस जाने का था, लेकिन चची जान ने जबरदस्ती उसे खाने के लिए रोक लिया क्योंकि वो इस वक्त खाना लगवा रही थी। अब्बा ऑफिस से खा कर आए थे, इसलिए वो चचा जान के पास जा बैठे और वो मुंह हाथ धोकर ड्राइंग रूम में आया तो उसके हर अंदाज से उछलत छलक रही थी। फिर बैठते ही बोला, मैं अब्बा की वजह से बहुत जरूरी काम छोड़कर आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, काम तो होते रहते हैं, चची जान ने उसकी प्लेट में सालन डालते हुए कहा। बस मुझे जल्दी वापस जाना है, वो ये कहकर जल्दी जल्दी खाने लगा। फिर अचानक ख्याल आने पर पूछने लगा, फारीना कहाँ है? अपने कमरे में होगी, चची जान के जवाब पर वो बिला इरादा पूछ बैठा। खाना खा लिया उसने? नहीं, कह रही थी भूख नहीं। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, ना मुझसे कुछ कहती सुनती है, ना मेरी कोई बात मानती है, परेशान करके रख दिया है। आप क्यों परेशान होती हैं? वो कोई नादान बच्ची नहीं है, अच्छा बुरा सोच समझ सकती है, और अभी कुछ दिन आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें तो ये उसके लिए बेहतर है, उसने कहा तो चची जान आज़ादगी से बोली, नहीं बेटा, इस तरह तो वो बहुत तन्हा हो जाएगी। वो खुद तन्हा होना चाहे तो कोई क्या करे, उसने सोचा और नैपकिन से हाथ साफ करके उठ खड़ा हुआ। अरे ये तुमने क्या खाना खाया है? चची जान ने टोका। बस चची जान, उधर काम बहुत जरूरी है, मैं चलता हूँ। वो बहुत जल्दी में था, ड्राइंग रूम से निकला और कुछ तेजी में लाउंज से गुजर रहा था जब उसके कानों ने फारीना की आवाज सुनी। नहीं खावर, मैं ये सब नहीं जानती। उसे झटका लगा और फौरन पलट कर देखा, फारीना फोन पर बात कर रही थी। नहीं खावर, मैं ये सब नहीं जानती। पता नहीं फारीना ने उसे देखा था या नहीं, या देखकर भी अहमियत नहीं दी, क्योंकि उसके चेहरे से किसी किस्म की घबराहट जाहिर नहीं हो रही थी। आराम से नाखूनों से खेलती हुई बात कर रही थी और वो रुक नहीं सकता था, यूं भी उछलत में था। बस एक गहरी निगाह उस पर डालकर बाहर निकल आया तो ये नई उलझन बाकी उलझनों पर हावी हो गई थी। ऑफिस का सारा काम धरा रह गया था और वो ये भी भूल गया कि अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। 5 बजे तक ऑफिस में वो बस फाइलों के सफे ही पलटता रहा। उसके बाद दोस्तों की महफिल में जहां वो सब भूल जाता था और बिल्कुल उन्हीं जैसा हो जाता, लेकिन उस शाम वो कुछ नहीं भूला। दोस्तों की एक दूसरे पर तनकीद, छेड़छाड़, मजाक और बुलंदो बांग कहे भी उसके अंदर के सन्नाटे को नहीं तोड़ सके। पहली बार उनके दरमियान उसने खुद को अजनबी महसूस किया और उठकर चला आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुकाम पर उसे क्या करना चाहिए। बेशक फारीना अपनी मर्जी के मालिक सही, फिर भी कुछ कवानीन उस पर लागू होते थे जिनकी खिलाफ वर्जी उसके साथ साथ बाकी सबके लिए भी बाइस जिल्लत हो सकती थी। पता नहीं चची जान और चचा जान जानते थे कि नहीं। उसने सोचा कि अब्बा के जाने के बाद वो खुद चची जान से बात करेगा। रात में सोने के लिए वो अब्बा को अपने कमरे में ले आया और गो के उस वक्त उसका जहन किसी नए मसले को सुनने, समझने और हल करने पर तैयार नहीं था। फिर भी वो अब्बा के पास बैठ गया और उनसे आमद का असल मकसद पूछा तो वो कहने लगे,
तुम्हारी माँ जुबैदा का रिश्ता अपने भाई के घर करना चाहती है, कहती है तुम आकर बात पक्की कर जाओ। वो जो किसी गंभीर मसले को सोच कर बैठा था, इतनी सी बात सुनकर कितनी देर तक अब्बा को बस देखे गया। फिर अचानक एहसास हुआ कि उसके लिए इतनी सी बात अब्बा के लिए वाकई मसला है। तब कुछ देर सोचने के बाद नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं अब्बा, बेदी अभी बहुत छोटी है, मैं इतनी जल्दी उसकी शादी करने के हक में नहीं हूँ। 8 जमातें पास कर चुकी है। अब्बा ने यूं कहा जैसे एमए कर चुकी है। तुम्हारी माँ को उसकी बहुत फिक्र है। अभी से फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो फौरन बोला था। फिक्र कैसे न करें बच्चा, बेदी के बाद 2 और भी हैं, वो भी बेदी के जितनी हो गई हैं। गोया अब्बा भी यही चाहते थे। उसने मना नहीं किया तो हामी भी नहीं भरी। ठीक है, मैं आकर देखूंगा। जरा यहाँ ऑफिस के मामलात निपटा लूं और चचा जान की तबीयत ठीक हो जाए, फिर इत्मीनान से आऊंगा। आप अभी रहेंगे ना बच्चा? मुझे तो सवेरे वैगन में बिठा देना, उधर तेरी माँ और बहनें अकेली हैं। अब्बा ने कहा तो उसकी निगाहों में अपनी अम्मा का चेहरा आन समाया और जैसे बार बार अब्बा तेरी माँ कह रहे थे, वो धुंधलकों में खो गया। अम्मा, जब मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें हज कराने ले जाऊंगा, उसने अपनी एड़ियां ऊंची करके अपने तई बहुत बड़ा होकर कहा था। और जवाब में अम्मा ने अपना पूरा बाजू ऊपर उठाते हुए कहा था, जब तू इतना बड़ा हो जाएगा तो मैं तेरी दुल्हन लाऊंगी। अब्बा ने उसके बाजू पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पूछने लगा, क्या बात है अब्बा? मैं तेरे भाई का बता रहा हूँ, 3 महीने से उसका खत नहीं आया। अब्बा फिक्रमंदी से बोले तो वो अपने आप सोचने लगा कि उसके पास अहमद का आखिरी खत या टेलीफोन कब आया था, और 15 दिन पहले ही उससे फोन पर बात हुई थी। याद आने पर कहने लगा, 3 महीने से अहमद का खत नहीं आया, तो फिर पैसे भेजे होंगे? नहीं, अजीब पागल आदमी है। खैर, उससे मैं बात कर लूंगा। वो भाई पर खफगी जाहिर करते हुए उठा और अलमारी में से पैसे निकालकर दोबारा अब्बा के पास बैठते हुए बोला, ये कुछ पैसे आप रख लें और ऐसी कोई परेशानी की बात हुआ करे तो फौरन मुझे लिखा करें। ख्वामखा आप अहमद के इंतजार में बैठे रह गए। 3 महीने पहले उसने 6,000 भेजे थे और लिखा था। अब्बा चुप हो गए। हाँ, क्या लिखा था? वो समझा उसके ध्यान ना देने पर अब्बा खामोश हो गए हैं, इसलिए पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो उनकी खामोशी कुछ और जाहिर कर रही थी। तब जोर देकर बोला, बताइए ना अब्बा, क्या लिखा था उसने? लिखा था उसके बाद कोई पैसे नहीं भेजेगा। अब्बा ने सर झुकाकर बताया। क्यों नहीं भेजेगा? कोई वजह भी लिखी? गुस्सा उसे भाई पर था, लहजा आप ही तेज हो गया। अब्बा समझे उन पर बिगड़ रहा है, कोई जवाब नहीं दे सके। तब वो उनके हाथ थाम कर कहने लगा, खैर आप फिक्र न करें, पैसा कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना। चले आप सो जाएं, सुबह ऑफिस जाते हुए मैं आपको साथ लेता जाऊंगा। उसने एक तरफ हटकर अब्बा के लिए तकिया सीधा किया, फिर उनकी नजर बचाकर सिगरेट का पैकेट लेकर उठ खड़ा हुआ। अली, अब्बा ने पुकारा तो वो जाते जाते रुक गया। जी अब्बा, तेरे चाचा फारीना बच्ची के लिए बहुत परेशान हैं, तू क्यों नहीं उससे शादी कर लेता? अब्बा ने कहा तो पहले वो सचमुच दिल में ला गया, फिर अचानक किसी ख्याल के तहत पूछने लगा, चाचा जान ने आपसे कुछ कहा है? मेरा मतलब है फारीना से शादी के सिलसिले में। नहीं, फिर आपको ये ख्याल कैसे आया? लो, मुझे तो पहले से ख्याल था और मैंने तुझसे कहा भी था, पर तू नहीं माना। उन्होंने गुजरी बात याद दिलाई। मैं नहीं माना? उसने सोचा, फिर फौरन सर झटक कर बोला, चाचा जान की परेशानी मैं समझता हूँ, फिर भी फारीना से शादी नहीं कर सकता। क्यों बच्चा? आप नहीं समझेंगे, वो कहकर कमरे से निकल आया। लाउंज की लाइट ऑफ थी, जिसका मतलब था सब सो चुके हैं, या नहीं भी सोए तब भी इस तरफ कोई नहीं आएगा। इसलिए वो सिगरेट सुलगाकर वहीं नीम तारीकी में बैठ गया। फिर एक के बाद दूसरी सिगरेट के इख्तिताम तक उसके जहन में मुख्तलिफ सोचें आपस में टकराती रही थी। यही जिंदगी है, कभी सीधे साधे अंदाज में गुजरती चली जाती है और कभी अचानक चारों तरफ से मसाइल घेर लेते हैं। समझ में नहीं आता कौन सा मसला हल किया जाए। वो बेहद उलझ कर रह गया था। वो तैयार तो हो गई थी, लेकिन फिर शशुपंच में खड़ी थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। दोबारा बालों में ब्रश करते हुए वो मुसलसल यही सोच रही थी कि चची जान आ गई। कहाँ जा रही हो? उन्होंने उसकी तैयारी देख कर पूछा था। जी, जरा बाहर जा रही हूँ, उसने बेध्यानी से जवाब दिया था, लेकिन फिर जैसे फैसला हो गया, पूरे ध्यान से जोर देकर दोबारा बोली थी। हाँ,
मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ? चची जान ने यूं ही पूछा था और वो बिगड़ गई। कहाँ जा सकती हूँ? आवारागर्दी तो करने से रही। नाराज क्यों होती हो बेटा? मैंने तो यूं ही पूछ लिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ और हाँ, देर भी हो सकती है, परेशान मत होइएगा। उसने ब्रश फेंक कर गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल आई। खावर ने उसे जिस रेस्टोरेंट में बुलाया था वो उन्हीं रास्तों पर जा रही थी और ये रास्ते उसे असबर थे क्योंकि वो मुतादिद बार खावर के साथ वहां जा चुकी थी। अपनी शादी की पहली सालगिरह भी उन्होंने वहीं सेलिब्रेट की थी और उस वक्त वो बहुत खुश थी। उसकी नजरों में शाम यूं आ समाई कि वो मुकम्मल तौर पर उन्हीं लम्हों की गिरफ्त में आ गई थी। जब ही खावर का सामना हुआ तो फौरी तौर पर याद ही नहीं रहा कि वो उसके लिए शजरे ममनुआ हो चुका है। उसके बरक्स अपने पुराने अंदाज में बोली थी, कैसे हो जानी? तुम कैसी हो? खावर ने गालिबन उसके अंदाज से शय पाकर गर्मजोशी से उसका हाथ थामा। तब अचानक जैसे वो होश में आई थी और झटके से अपना हाथ खींचकर कहने लगी, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, क्यों मिलने पर इतना इसरार कर रहे थे? बैठो तो आराम से बैठकर बात करते हैं, खावर ने बहुत नरम लहजे में कहा। तो उसने पहले अतराफ का जायजा लिया, फिर बैठकर उसे देखने लगी। क्या पियोगी? खावर ने पूछा तो वो गहरी सांस के साथ बोली, कुछ नहीं, तुमने बस जो कहना है जल्दी कहो। कहने को तो तुम्हें एक जुमले में बात कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने कहा तो वो चीख कर बोली, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, लेकिन तुम होश में होते तो सोचते। हाँ, मैं होश में होता तो सोचता। वो यकलख्त आज़र्दगी में घिर गया था और होश में आने के बाद तो मैं होशो हवास खो रहा हूँ। ये सब ठीक नहीं हुआ फारीना, ये सब ठीक नहीं हुआ। वो कुछ नहीं बोली, होंठ भींच कर दूसरी तरफ देखने लगी थी। मैं जानता हूँ तुम भी खुश नहीं हो। वो फिर गोया हुआ, और सनी भी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत मिस कर रहा है। तो तुम उसे मेरे पास भेज दो, उसने कहा तो वो नफी में सर हिलाता हुआ कहने लगा, यूं तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी मेरे पास कभी तुम्हारे पास। नहीं फारीना, इस तरह बच्चे की शख्सियत किसी न किसी पहलू से अधूरी रह जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो जैसे जिद होकर उसकी तरफ देखने लगी थी। हम फिर एक हो सकते हैं, देखो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आई मीन नॉट इम्पॉसिबल। हमारे मजहब ने भी हमें इसकी इजाजत दी है। तुम इस पहलू से सोचो। वो बहुत नरमी से उसे कायल करने की कोशिश कर रहा था। और मैं वादा करता हूँ अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं होगा। लेकिन खावर, वो उलझ रही थी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम बस हामी भरो, फिर देखना आगे सब काम आसान हो जाएंगे। मेरे लिए नहीं तो सनी के लिए। सनी को हम दोनों की जरूरत है फारीना। वो अब उसकी ममता पर गिरफ्त कर रहा था। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की सेकंड एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।